मॉर्निंग क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो होता क्या है केमिकल काइनेटिक्स? तो आपको पता है, आपको केमिकल रिएक्शंस पता है, होती रहती हैं। तो केमिकल रिएक्शन होती हैं तो उनको कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किस चीज़ से उनको बढ़ा सकते हैं उनका रिएक्शन रेट। जब वो होती है तो उसमें कौन सा उसका ऑर्डर है, कौन सी मोलिकुलरिटी है, बहुत सारी टर्म्स आएंगी इसमें। तो एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स क्या है बाय डेफिनेशन, तो हम लिखते हैं सबसे पहले। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन लिख लिया, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ रिएक्शन। क्या स्पीड होती है उनकी, कितनी स्लो है या कितनी फास्ट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब कौन कौन से फैक्टर है, कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि वो जब हो रही है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। वही किसी में सब्स्टिट्यूशन होता है, किसी में एलिमिनेशन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म सुना होगा। यहाँ पे मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप कौन है। वो मैकेनिज्म किस तरीके से वो प्रोसीड कर रही है आगे। ठीक है, अब बात करते हैं अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, कि कौन सी ज़्यादा स्लो है, कौन सी फास्ट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा कम टाइम लेती है। इसका मतलब पूरा 1 सेकंड भी नहीं लेती। 10⁻⁻12 से लेके 10⁻16 तक वो कंप्लीट हो जाती है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन होती है दे टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली। इसका मतलब होता है कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है। 10⁻12 सेकंड से लेके 10⁻16 सेकंड तक किसी भी टाइम में हो जाती है। हम ऐसी कोई रिएक्शन का एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कौन सी किस टाइप की रिएक्शन होती है, फास्ट होती हैं, स्लो होती हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के उसमें डाला हमने, एक्वस है दोनों, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, वाइट कलर का बनता है बेटा, और 2HCl एक्वस। ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो गई है, बहुत फास्ट होती है। उसके बाद आते हैं हम बहुत स्लो पे। तो होगी वेरी फास्ट रिएक्शन। अब आते हैं हम बहुत स्लो पे, वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन भी होती हैं जो बहुत बहुत धीरे होती हैं। तो बहुत धीरे होती हैं, इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं वो इसमें। तो हम एक एग्जांपल इसका भी लिख लेते हैं। तो हमने डेफिनेशन लिख लिया वेरी स्लो रिएक्शन की। क्या है कि जो रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, दिन भी ले सकती है, महीने भी ले सकती है कंप्लीट होने के लिए। ऐसी कोई रिएक्शन का एग्जांपल, जैसे ये आपने बहुत बार देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन होता है बेटा, इसके अंदर ऑक्सीजन और वाटर से लेके रस्ट बना लेता है। रस्ट का फॉर्मूला आपको पहले पता होगा कि रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 XH2, यहाँ पर आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता तो हम उसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, जो FeO होता। लेकिन Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड है, और ये उसमें वाटर मॉलिक्यूल साथ में है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड रिएक्शन में। तो वो होती है मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। मॉडरेट का मतलब होता है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बीच वाली कंडीशन है। तो इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ा होगा आपने। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या करते हैं इसके अंदर हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एस्टर ले लिया। एस्टर ग्रुप क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O और O, और इसके साथ क्या आना चाहिए, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया है C2H5 इथाइल ग्रुप। तो इसका नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, एस्टर का हम कैसे नाम लिखते थे, एल्काइल एल्केनोइड। तो यहाँ से क्या बनेगा, इथाइल, और 2 कार्बन है इथेन, और सिंगल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में तो एन, और एस्टर के लिए क्या लगाते हैं 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोइड। उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस किया है तो पानी की प्रेजेंस में होगा, इसमें एसिड डालते हैं थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करने के लिए, और क्या हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा
H इसको मिल जाएगा, OH इसको मिल जाएगा, पानी टूटा है ना H प्लस OH माइनस में, तो देखो क्या बन गया CH3COOH। क्या नाम है इसका? इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। प्लस में क्या बना है C2H5OH, इसे क्या बोलते हैं C2H5OH को? 2 कार्बन, इथ सिंगल बॉन्ड एन, और OH ग्रुप ओल, इथेनॉल। तो ये तो हमने ये देख लिया कि रिएक्शंस फास्ट भी होती हैं और रिएक्शन स्लो भी होती हैं। तो अब आते हैं हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र कैसे किया जाता है कि कौन कितनी फास्ट और कितनी स्लो है। तो अब हम आते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन पर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। आपने कोई भी रिएक्टेंट्स लिए हैं, जैसे जैसे वो रिएक्शन प्रोसीड करती जाएगी, रिएक्टेंट्स की जो कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाती है ना, घटती जाती है, और प्रोडक्ट्स जो है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं ये एक ग्राफ बना लेती हूँ, यहाँ पर ये वाला बनाया है मैंने, नीचे लिया है टाइम, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये मैंने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ली है इधर, और इधर मैंने टाइम की एक्सेस ली है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जो उनकी कंसंट्रेशन थी शुरू में बहुत ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, वो डिक्रीज होने लग जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की एक तरीके से ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा कि जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होता जा रहा है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लेती हूँ तो प्रोडक्ट शुरू में कितने होते हैं, 0। शुरुआत में तो प्रोडक्ट थे ही नहीं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा वैसे वैसे जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अगर मैं एक ग्राफ यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये इस तरीके से, ये किसका है, ये प्रोडक्ट्स के लिए है और ये रिएक्टेंट्स के लिए है, क्योंकि जब जब रिएक्शन होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होगा और प्रोडक्ट्स बढ़ेगा। ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए होंगे। जैसे शुरुआत में प्रोडक्ट्स क्या था, बिल्कुल 0 पे था, आप बिल्कुल 0 पे भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो कुछ था ही नहीं, प्रोडक्ट 0 पे था, और फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और एट लास्ट मैक्सिमम वैल्यू उसकी आ जाएगी। उसके बाद नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टेंट्स खत्म हो गए होंगे। अब इसी चीज़ को अगर हमें मैथमेटिकली लिखना होगा कि ये जो रिएक्टेंट्स घट रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर सीधी भाषा में समझाऊँ तो 2 बच्चे हैं, एक है बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। एक बच्चा मान लो 10 गड्ढे खोदने का कोई काम दिया गया, या 10 बुक्स पढ़ने का काम दिया गया, ठीक है ना। एक जो ए बच्चा है वो 10 बुक 1 घंटे में मान लो पढ़ के आता है, ठीक है, और दूसरा बच्चा सिर्फ 1 बुक 1 घंटे में पढ़ के आता है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन जो पढ़ने का एक तरीके से बताओगे, रेट ऑफ रीडिंग किसका बेटर होगा? ऑफकोर्स जिसने ज़्यादा काम किया है पर यूनिट टाइम में। टाइम दोनों का बराबर था, लेकिन ज़्यादा काम किसने किया था, ए ने, तो उसका क्या होगा, स्पीड ज़्यादा है। तो उसी तरीके से क्या होगा, मान लो अगर एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स बराबर हैं, दूसरी वाली में भी दूसरे के बराबर दे रखे हैं, तो जिसमें जल्दी जल्दी डिक्रीज़ होंगे तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी जो स्पीड है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की वो ज़्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हमने कोई भी रिएक्शन मान ली, उसके अंदर रिएक्टेंट्स हैं और वो किस में बदल रहे हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। तो हमने अगर रिएक्टेंट्स के हिसाब से लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो भी हमने टाइम पीरियड लिया है, जो भी टाइम टेकन है या टाइम इंटरवल है, अगर हम कहें तो कि मान लो 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच काम किया गया, तो उसका टाइम कितना हुआ, सिर्फ 5 सेकंड, 10 में से 5 गए। तो उसी तरीके से जितना भी टाइम लिया गया उसमें डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हुआ, बटे में आप तो टाइम इंटरवल कर दोगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसका मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बटे में क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो अब हम कोई रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके लिए बताते हैं कैसे। उससे पहले मैं इसी रिएक्शन के लिए एक बार रेट ऑफ रिएक्शन लिखती हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। अगर हम रिएक्टेंट्स के हिसाब से लिखते हैं तो देखो डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि घट रही है। तो अगर आप देखो शुरुआत में मान लो थे 10 मोल और वो बाद में हो गए 1 मोल बच गया, तो आपने घटाया, तो फाइनल पोजीशन से घटा रहे हो आप, 1 से कितना घटाओगे आप, 10 घटाओगे या जितना भी दे रखा था, तो आपका माइनस में आएगा ना। तो माइनस यहाँ पे एक तरीके से ये नहीं कह रहे हैं कि वो माइनस चीज़ हो गई, माइनस का मतलब है दैट इज़ डिक्रीजिंग, और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इंक्रीज हो रही है।
तो दोनों के अंदर डिफरेंस जितना भी होगा, 10 में से 1 घटा लो, 9 आ रहा है, लेकिन वो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब चेंज क्या है, जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में डिफरेंस है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो टर्म होती है जिसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, तो कंसंट्रेशन टर्म्स है रिएक्टेंट्स की। डेल्टा मतलब है चेंज, और जो चेंज कैसा है, डिक्रीज कर रहा है, बटे में टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल भी हम क्या करेंगे भाई, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच हुआ था, तो इसका मतलब चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। उसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट का लिखेंगे तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि उसमें वो बन रहे हैं, और ये आ जाएगा डेल्टा टी। ये आपने याद रखना है। समझ में आ गया होगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। अब हम कोई रिएक्शन लिख लेते हैं और उसके लिए लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है PCl5 विल गिव राइज टू PCl3 प्लस Cl2 अपॉन हीटिंग। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू PCl5 अगर लिखेंगे हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन PCl5 के हिसाब से लिखेंगे, तो PCl5 यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे, PCl5 की चेंज इन कंसंट्रेशन बटे में डेल्टा टी। फिर ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट, तो प्लस साइन डेल्टा PCl3 अपॉन में डेल्टा टी, और ये भी क्या है, प्लस, ये डेल्टा हम किसी भी वैल्यू से निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि आपको सिर्फ PCl5 से ही कर सकते हो, आपको जो दे रखा हो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। सारी चीज़ें एक दूसरे के क्या होंगी, ये बराबर होंगी। समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन के हिसाब से ऐसे ही हम किसी और के लिए भी लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, आपने रिएक्टेंट्स हैं तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 2-3 रिएक्शन का एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये हमने एक रिएक्शन लिखी है, ऐसे कोई भी रिएक्शन हो सकती है। इसका मतलब जिसके अंदर में इसमें चेंज क्या है, इसके अंदर ये चीज़ आई है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो आगे लगे होते हैं, किसी में 2 लिखा होगा, किसी में 3 लिखा होगा। तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन लिखी हो तो उसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, आपको अभी जो बताया था वो सिंपल है, बस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपके डिवाइडिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये हमारा रिएक्टेंट है ए, तो सबसे पहला माइनस साइन आएगा क्योंकि डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन। उसके बाद ये जो है बेटा, ये ए, ये क्या चला जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए हम एक स्मॉल चेंज मान रहे हैं। स्मॉल चेंज का मतलब है कि आप बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए मान लो, मतलब टाइम मान लो हमने ले लिया dt। डिफरेंशिएशन अगर आपने पढ़ा होगा तो dt का मतलब होता है बहुत शॉर्ट फॉर्म ऑफ टाइम। तो अगर शॉर्ट फॉर्म है तो इसमें भी शॉर्ट फॉर्म में ही चेंज लिखेंगे हम, ये डी का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि किस टाइम में हुआ है, वो dt में हुआ। अगर यहाँ पे डेल्टा होगा तो आप डेल्टा लिख देना, अगर पूरी रिएक्शन के लिए तो डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है ना, हमने स्मॉल चेंज के लिए लिखा है। उसके बाद अगर आप दूसरे के लिए लिखते हो, इसके लिए माइनस साइन, क्योंकि ये फिर से क्या है, रिएक्टेंट, 1/b dv ओवर dt। ये समझ में आ गया। ये है रिएक्टेंट्स के लिए, इसलिए मैंने साइन क्या लगाया है, माइनस। प्रोडक्ट्स के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/x dx अपॉन में dt। ये समझ में आ गया। इज इक्वल टू फिर से क्या आएगा, प्लस, ये क्या जाएगा बटे में, फिर से क्या आएगा डी वाई की कंसंट्रेशन अपॉन में dt। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी चीज़ का। ठीक है, कोई आपको थोड़ा सा ना डिफरेंट करके भी पूछ सकता है। जैसे क्या पूछेंगे, बताओ आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, बस नाम चेंज किया है, मतलब क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कौन है, रिएक्टेंट। तो एक तरीके से यही तो है। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट्स होंगे तो वो डिसअपियर होंगे, और जो प्रोडक्ट्स होंगे तो वो क्या होंगे, वो अपीयर होंगे। तो जब भी रिएक्टेंट्स का पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो आपने ये बताना है, रेट ऑफ अपीयरेंस तो ये बताना है। बस आपने थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जब आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, डिसअपियरेंस ऑफ हमने ए लिखा तो आप क्या लिखोगे, ये सारी चीज़ सेम है, बस ये क्या नहीं लिखोगे आप, 1/a नहीं लिखोगे, बाकी सब सेम सही है, क्योंकि डिसअपियरेंस का मतलब है सिर्फ ए की डिसअपियरेंस, कितना था हमें उसका मतलब नहीं है। तो ये बाकी तो सब कुछ सेम है, ये नहीं होगा। तो
इसी तरीके से आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, डी बी बाई डी टी माइनस में। अपीयरेंस ऑफ एक्स लिखोगे तो ये चीज़ को छोड़ दो, ये चीज़ को 1 बाई एक्स को ये एज इट इज़ लिख दोगे। वाई का लिखोगे तो ये चीज़ छोड़ दो, डी वाई बाई डी टी लिख दोगे। समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस आप कैसे निकाल भी सकते हो। अगर आपको नहीं पता, ए का आपने रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है, तो ए तो क्या था, देखो ध्यान से, ये था ना। तो ये वैल्यू, अगर ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है तो आप क्या करोगे, आप कैसे निकाल सकते हो इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो आपको अगर ये चीज़ निकालनी है, मुझे ये चीज़ निकालनी है, माइनस बी सी के साथ में ए को इधर भेज दो, क्या आ जाएगा, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया था, ये देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, माइनस इसी के साथ ही है, तो 1/a अगर उधर चला जाए तो क्या बन जाएगा, a इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि जब आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू में उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर देना। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालोगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंटू में बी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एक्स निकालोगे तो एक्स इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई निकालोगे तो वाई इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उनको आप रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल करते हैं तब ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम यूनिट्स कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या है, ध्यान से देखोगे तो आप चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ये तो एक नंबर है कुछ भी, तो ए क्या है बेटा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर में, तो क्या हो गई इसकी कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, तो उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर। टाइम आपका जिसमें भी दे रखा हो, सेकंड में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, जो भी दे रखा है, ठीक है। मोल पर लीटर, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, जो भी दे रखा है, आवर इनवर्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, यूनिट भी हो गई हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की और हमारे फॉर्मूले भी हो गए। अब आते हैं हम थोड़े से एग्जाम्पल पर। बेटा ये एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी पूछा गया था, तो एक बार देख लेते हैं क्या है। 4NH3 + 5O2 गिव राइज टू 4NO एंड 6H2O। इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO है, दिस वन प्रोडक्ट है ये, तो अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन कुछ भी लिख दें। 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो सबसे पहले आप अपना रेट ऑफ रिएक्शन वाली लाइन लिख लो हर चीज़ के लिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है। अगर मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगी तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं, इस पर आएंगे तो माइनस साइन क्योंकि रिएक्टेंट है, 1/4 आगे जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन जो भी उसका हुआ था, चेंज अपॉन में dt, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस साइन 1/5 DO2/dt। इतना समझ में आ गया, सॉरी देखा नहीं था, तो 1/5 DO2/dt, तो ये हो गया रिएक्टेंट। उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है बेटा, प्लस लिखेंगे हम 1/4 इसका मतलब NO/dt, और प्लस साइन फिर से प्रोडक्ट है तो ये 1/6 DH2O/dt। इतना समझ में आ गया। ये तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन की लाइन लिखी है। अब उसने बोला क्या है वो देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO जो है वो इतना दे रखा है, तो एक तरीके से उसने क्या दे रखा है, NO क्या था प्लस DNO/dt, इसकी वैल्यू दे रखी है, इतनी है, ठीक है। और आपसे पूछिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, तो देखो अगर आपको समझ में आ रहा हो, वैसे तो आप इससे भी कर सकते हो जो दिया हुआ है। अगर आपसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 पूछा तो सिर्फ आपसे क्या वैल्यू पूछी गई है, 1/4 को हटा लो, सिर्फ आपसे ये वैल्यू पूछी गई है। देखो 4 से 4 कट गया, अगर इन दोनों को बराबर करते हैं तो हम, तो सीधा क्या आ गया, ये बराबर ये आ गया, तो इसका मतलब एक्चुअली में DNH3/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आया मान लो समझ में, ये तो समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपस में बराबर है, ठीक है। आपने इस टर्म को इस टर्म के साथ बराबर कर दिया, मान लो मैं बराबर कर देती हूँ, फिर आपके शायद समझ में आ जाए।
ये दोनों बराबर ही है ना, तो बराबर कर सकते हैं हम। ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये जो चीज़ थी ये आपसे पूछी गई है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, डिसअपियर हो रहा है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये मतलब ये किसके बराबर आया, DNO/dt के। ये वैल्यू तो प्रोवाइड कर रखी है उन्होंने, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, यही वैल्यू आई। पहली चीज़ पता चल गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि DNH3/dt की वैल्यू भी कितनी है, 3.6 × 10⁻³ इतना समझ में आ गया। अब आपसे सेकंड क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। इसका मतलब आपसे सिर्फ ये वैल्यू पूछी है। आप इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, किसी को भी बराबर कर दो, इसको कर दो इसके साथ या इसको इसके साथ इक्वल कर दो, इक्वल तो कर ही सकते हैं ना। अब बाकी निकाल लेते हैं हम, कैसे करेंगे। हमने इन दोनों को वैल्यू को पुट बराबर कर लिया, क्या, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन थी NO के हिसाब से, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन थी H2O के हिसाब से। हमसे H2O का अपीयरेंस पूछा था, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस यही होता है, प्लस तो साइन प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को निकालने के लिए हमने ये चीज़ इधर भेज दी, इधर भेज दी, तो ये क्या हो गया बेटा 6, उधर चला गया 6/4 DNO/dt। तो इसका मतलब 6/4 करना, और ये चीज़ तो हमें प्रोवाइड की गई है, कितनी है 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आप इसको कट आउट करोगे कि आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 5.4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर कोई आपसे इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछ लेता, पूछ भी सकते हैं, मान लो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेता, तो आप क्या करते। तो बेटा आपको जो भी चीज़ें में से प्रोवाइड की थी, मैंने सबसे पहले जो लाइन प्रोवाइड की थी आप उसको यूज़ करके कर लो, उसमें ये भी आया था, ये भी आया था, आप इसी को रख लो। मान लो हमने ये कर लिया, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर था, DNO/dt के बराबर, तो 1/4 और इनटू में क्या करना है आपने, ये वाली चीज़ 3.6 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 4 9 36, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻, देखो -3 था, मैंने इसका 10 इधर भेज दिया, तो 10⁻⁴ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल लिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको यूनिट्स बता ही दिए हैं, किसी भी रेट की क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर ली है, आज के लिए इतना है बेटा। इसे होमवर्क को अपनी कॉपी में 5 बजे से पहले मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। थैंक यू क्लास।